ओपिनियन पोल के नवंबर महीने के और उसमें भी कृषि कानून वापसी की घोषणा 19 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 9 बजे की। उसके बाद से जो ओपिनियन पोल जो सर्वे हमारे हैं वो आपके सामने है और उनमें से आप अगर देखें तो उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। गोवा में कांग्रेस बिल्कुल एज पे है और बीजेपी हमेशा पिछली बार भी और उससे पहले भी 12 से 14 सीटों के बीच में, लेकिन सरकार 2 बार बना चुकी है। तो आगे भी बनाएगी क्या गोवा में बीजेपी, या कांग्रेस इस बार अपनी बाजी जो है वो छीन कर लेगी, ये गोवा में देखेंगे। मणिपुर में पूरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि यहां कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है और पंजाब में भी कांग्रेस रिपीट करती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी, जिस प्रकार हमारे साथी भी कह रहे हैं और आंकड़े भी दिख रहे हैं कि जिस मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी के बारे में बातें होती थी, लेकिन उस मजबूती के साथ यहां जनता की जो साथ है वो नहीं मिल रहा है यहां पर पंजाब में। तो 4 राज्यों के आंकड़े आपके सामने हैं। अब सीधे चलेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चलें, वहां के आंकड़ों को हम बताएं। उससे पहले 2017 में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, वहां उस समय दलीय स्थिति क्या थी, किनके खाते में कितनी सीटें आई, वो जल्दी से आपको बता देता हूं और उसके बाद आज क्या दलीय स्थिति है ये जानेंगे और सीधे फिर पूर्वांचल में आज की तारीख में चुनाव हो तो कितनी सीटें आएंगी वो हम आपके सामने रखेंगे। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, आप देख लीजिए नीचे, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। 403 में से 312 सीटें आई थी उस समय बीजेपी के खाते में। अकाली दल जो बीजेपी के साथ गठबंधन में था 9 सीटें, माफ करें अपना दल 9 सीटें और सुभासपा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 4 सीटें, जो सुभासपा अब है समाजवादी पार्टी के साथ में। तो ये अब ये गठबंधन टूट चुका है। 312 सीटों के साथ चेहरा देख लीजिए योगी आदित्यनाथ का। उस समय योगी आदित्यनाथ का चेहरा नहीं था स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, कई चेहरे आए। केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा सबसे ऊपर था, उसके बाद मनोज सिन्हा का चेहरा आया और फिर बाजी आई योगी आदित्यनाथ के हाथ में। क्या योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बड़ा सवाल है और ये आंकड़े जो हम अभी ओपिनियन पोल में दिखाएंगे इससे पता चलेगा। लेकिन मेन जो आंकड़ा है वो तो चुनाव के बाद जो रिजल्ट का दिन होगा उस दिन पता चलेगा। तो ये, उसके अलावा समाजवादी पार्टी आपके सामने, अभी एक बार फिर से वो आंकड़े लेकर के आइए स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी के खाते में 47 सीटें गई थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़े, 47 और 7 सीटें कांग्रेस के खाते में। बीएसपी के खाते में मात्र 19 सीटें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े और दूसरे नंबर पर अदर्स के खाते में 5 सीटें। ये हालत थी उस समय उत्तर प्रदेश की दलीय स्थिति 2017 की। और आज की दलीय स्थिति में अगर देखें तो बीजेपी के खाते में 305 सीटें हैं, अपना दल 9 सीटें, जो 9 उस समय भी और अभी भी 9 सीटें, ये सामने आप देखिए। और समाजवादी पार्टी 46 सीटें, बसपा 7 सीटें। बसपा उस समय जो 16 सीटें थी वो घट करके 19 सीटें थी वो घट करके 7 सीटों पर। कांग्रेस जो 7 सीटें थी वो 5 पर, सुभासपा 4 है, अन्य 3 है, निर्दलीय 17 हैं और 7 सीटें खाली हैं। ये है आज की विधानसभा की दलीय स्थिति उत्तर प्रदेश की। लेकिन आज अगर चुनाव हो जाए तो क्या स्थितियां बनेंगी, सबकी नजरें टिकी हुई हैं पूर्वांचल पर। 2 पार्ट है, पूर्वांचल और पश्चिमी पार्ट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पूर्वांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रियंका गांधी, फिर बीजेपी से करें और समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, बसपा से मायावती, तमाम दल अपने अपने ढंग से, और उसके अलावा अपना दल, सुभासपा, ये तमाम दल, निषाद पार्टी, सब जोर आजमाइश कर रहे हैं। और यूपी की, ये पूर्वी यूपी की जो सीटें हैं वो 167 सीटें हैं। इन 167 सीटों में से 167 सीट्स किसके खाते में कितनी सीटें आती हुई जाती हुई दिखाई दे रही हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे अभी इस वक्त। आइए सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और आदर्श के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं वो देख लेते हैं जल्दी से हम और समझेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी की भी लगभग घोषणा यही हो चुकी है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन यहां देखिए, बीजेपी 68 से 70 सीटें, समाजवादी पार्टी लीड करते हुए 81 से 83 सीटें, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी
4 से 6 सीटें, कांग्रेस यहां बीएसपी से ऊपर 8 से 10 सीटें और अदर्स के खाते में 1 से 3 सीटें। ये जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हमारे साथी जयशंकर गुप्त, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूँगा। इन आंकड़ों को आप देख रहे हैं और इन आंकड़ों पे बीजेपी जो है वो सेकंड पोजीशन पर है और समाजवादी पार्टी जो है पहले पोजीशन पर दिखाई दे रही है और तीसरे पोजीशन पर यहां पर कांग्रेस आज की तारीख में दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे जयशंकर जी? पता नहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपने किन इलाकों को, कितने इलाकों को लिया है, क्योंकि सीटों का आंकड़ा थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। या ये हो सकता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमने अवध प्रांत या जो सेंट्रल यूपी के हैं जयशंकर जी, 167 सीटें और उनमें से 68 और 70 सीटें, 68 से 70 सीटें बीजेपी को और 81 से 83 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी को आती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, भाजपा के खेमे में निराशा की बातें दिखाई दे रही, सही है, और उसी के अनुरूप समाजवादी पार्टी के खेमे में अति उत्साह दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव की रैलियों में जो उनका विजय रथ चल रहा है, रात के 12 बजे 2 बजे भी बड़ा भारी हुजूम जमा हो जाता है उनको सुनने के लिए, देखने के लिए। तो उसको देख करके तो एक अलग माहौल बन रहा है। प्रियंका गांधी जब जाती हैं, कभी रैली करती हैं या अपनी यात्रा निकालती हैं, तो उसमें भी काफी लोग आते हैं, काफी उनको देखने सुनने के लिए आते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अभी जो स्थिति बन रही है वो यही है कि मुख्य लड़ाई, चुनावी संघर्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही है। अभी भी कांग्रेस वहां पे सीटें जीतने की स्थिति में तो कतई नहीं दिखाई दे रही है। कहीं अभी 1-2 सीट कहीं निकल जाए, उम्मीदवार के अपने कारणों से निकल जाए तो बात समझ में आ सकती है, लेकिन अभी उस ढंग का हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। वही हालत कमोबेश बहुजन समाज पार्टी के हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता और विधायक भी एक एक करके उनका दामन छोड़ते चले जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, तो उनका एक माहौल बन रहा है। लेकिन 2-3 चीजों को देखना होगा, जैसा मैं देख रहा हूं इलाकों में। एक तो आरएसएस का जो कनफुआ तंत्र है या सोशल मीडिया पे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ये हो रहा है, उसका असर गजब का दिख रहा है भाजपा के लोगों के बीच में। जो भक्त और अंधभक्त हैं वो कुछ भी सुनने को तैयार है, कुछ भी सुनने मानने को तैयार नहीं है। और महंगाई का इशू हो, चाहे बेरोजगारी का इशू हो, चाहे कोरोना में जो महामारी से जूझने में नाकामयाबी रही हो, नदियों में तैरती हुई लाशें रही हो, ये सारे जो इशूज हैं उस सब के बावजूद उसमें से एक बड़ा तबका है जो अभी भी मान रहा है कि नहीं साहब, हम तो भाजपा के अलावे कहीं नहीं जाएंगे। तब से जो व्यापारी वर्ग है, जो वर्ग है, उन लोगों में एक फीलिंग्स जैसी है और ये लोग बड़े सलीके से काम करते हैं। इनका जो तंत्र बड़े सलीके से काम करता है। एक तो टारगेट कर रहे हैं कि जो भी सरकार की कल्याण योजनाएं हैं उन योजनाओं के लाभार्थियों की पूरी लिस्ट निकाल करके उनसे ये लोग एक एक करके संपर्क करते हैं। जैसे आवास योजना है, तो बहुत सारे जो गरीब गुरबा लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं या छोटे तबके के लोग हैं, उनको उन्होंने आवास की सुविधा जो उपलब्ध कराई है, या मुफ्त में जो अनाज बंट रहा है, अनाज की स्कीम खत्म हो चुकी है। कहा गया है यूपी में कि वो चुनाव मतलब मार्च तक चलेगा, तो लेकिन विपक्ष अभी तक उसको कन्विंस नहीं कर बता नहीं पा रहा है कि भाई सब चुनावी नारे हैं, ये चुनावी जुमले हैं, मार्च के बाद फिर क्या होगा, फिर तो मुफ्त अनाज नहीं मिलेगा। लेकिन ये चीजें वो लोग पहुंचा रहे हैं। दूसरा ये है कि एक जो भय है सोशल मीडिया के जरिए कि देखो यादव आ रहे हैं, मतलब हमको मुसलमानों से तो जो डर है सो है कि मतलब डबल इंजन की सरकार रहते हुए भी हिंदू खतरे में है, मुसलमान सत्ता में आ जाएंगे, उनकी भागीदारी बढ़ जाएगी तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। उससे ज्यादा ये लोग समझा रहे हैं कि जो यादव हैं, अब एक छोटी सी घटना हुई राजीव जी, लखनऊ के सचिवालय में कोई एक अफसर था, या बड़ा अफसर तो नहीं था मेरे ख्याल से, लेकिन कोई अफसर था, किसी महिला के साथ छेड़खानी किया। अब उसकी जाति सूचक समाचार अखबार में छपा कि वो कोई यादव है। अब उसको लेकर के सोशल मीडिया पे इन लोगों ने पूरा का पूरा खींच लिया कि साहब देखो यादव आ रहे हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव का जो एक बयान आ गया जिना के बारे में कि साहब पटेल, नेहरू और जिना एक ही कॉलेज में लंदन में पढ़ते थे, अब उसको लेकर के आज तक योगी आदित्यनाथ और उनके लोग जो हैं वो जिनावादी, और वो उसका मतलब क्या है तो जिना, आजम और इस तरह की बातें जो है फैला रहे हैं लोग। तो उनका अफवाह तंत्र जो है
उसकी काट अभी भी विपक्ष में दिखाई नहीं दे रही है। विपक्ष के जो खेमे में, खासतौर से समाजवादी पार्टी में, वो जो जातीय समीकरण है उसी को गिनने और जोड़ने में लगे हुए हैं लोग। तो उसका जब तक ठोस उस ढंग से काट नहीं होगा, लोगों में जब तक ये बातें फैला नहीं सकेंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं इसका फायदा भाजपा को भी मिल सकता है। उसको इतना कमजोर करके आंकने की हमको नहीं लगता है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश एक जमाने से समाजवादियों का या मार्क्सवादियों का गढ़ रहा है। भाजपा तो कभी था ही नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे, अब आप सोचिए कि जिस ढंग का माहौल बन रहा है देश में, इतिहास बदला जा रहा है, रामायण बदला जा रहा है, महाभारत बदला जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो कह रहे हैं, अपने भाषण में कह रहे हैं कि साहब, लंका में मृत्युशैया पे रावण पड़े हुए थे और भगवान राम ने भरत से कहा कि भरत जाओ, रावण बहुत विद्वान है, बहुत विद्वज्जन है, सुशासन करता रहा है, तभी सोने की लंका बनाई है, तो जाओ उसे सुशासन का पाठ पढ़ो। अब हमने जो तुलसीदास का रामायण पढ़ा या वाल्मीकि का रामायण पढ़ा या थोड़ा बहुत जो रामायण के बारे में जानते हैं, चूंकि अवध से जुड़े हुए इलाके से ही हैं, कि भाई लंका में लक्ष्मण थे साथ में राम के, भरत तो अयोध्या में खड़ा होकर अपना शासन चला रहे थे। लेकिन गृह मंत्री इस देश का कह रहा है, तो आने वाली पीढ़ियां तो कहेंगी ना कि हाँ, लगता है कि अमित शाह जी कह रहे थे तो सही होगा, वो लक्ष्मण नहीं भरत ही रहे होंगे वहां पर। क्योंकि अभी तक इस देश के गृह मंत्री ने माफी नहीं मांगी है, या ये नहीं कहा कि मेरे मुंह से गलत निकल गया, मैं गलत बोल गया, मुझे जानकारी नहीं है रामायण के बारे में। अब उसका असर जो है, तो ये सब माहौल तो बन रहा है। देखिए, आम जनता में नाराजगी भी है, लेकिन उसको भुनाने का जो तंत्र होते हैं जिस ढंग से, वो अगर कारगर हो सका, क्योंकि अति विश्वास में, ओवर कॉन्फिडेंस में आप जीती हुई लड़ाई को भी, और चूंकि ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि भाजपा के पास, जैसे हम लोगों ने गोवा के बारे में डिस्कस किया या उत्तराखंड या मणिपुर के बारे में, कि भाई पैसा भी है, सरकार भी है, संसाधन भी है और पूरा मीडिया है। अब आप देखिए, रायबरेली की एक विधायिका है कांग्रेस की, अदिति सिंह, वो पिछले 2 सालों से कांग्रेस से बाहर ही दिखाई दे रही हैं। लगातार उनके फैसले, उनके बयान कांग्रेस के विरोध में जाते हैं। अभी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और चली गई, भाजपा में शामिल हो गई। सारे मीडिया ने दिन भर चलाया कि साहब वहां कांग्रेस को झटका लगा। अरे कांग्रेस के पास वहां कुछ था ही क्या? 9 सीटें थी, 9 में से 2 निकल गए, एक पहले निकल गया, एक ये निकल गई, तो उसमें और क्या झटका लगने वाला था? लेकिन बहुत बड़ा झटका लगा, पूरा मीडिया दिखाता रहा। बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता रामअचल राजभर, लालजी वर्मा, इस तरह के तमाम नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। गुड्डू जमाली जो बसपा के विधायक दल के नेता थे, वो अभी सपा में, मतलब उन्होंने छोड़ दिया, बसपा छोड़ दिया, सपा में जा रहे हैं। ये सारी कहीं मीडिया में कोई खबर नहीं दिखाई देती, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन भाजपा को चुनावी फायदा पहुंचाने वाली हर बात, अब वो कितना चुनाव की फायदा पहुंचाएगा ये देखने वाली बात हो सकती है, मुझे तो ऐसा नहीं अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी उनके पास चूंकि तंत्र है, आरएसएस का कनफुकवा तंत्र है, उसके जरिए वो अपना काम करेंगे। और हमारे एक मित्र बीच में कह रहे थे ना कि साहब वो उनकी चुनावी मशीनरी है, पन्ना प्रमुख है। देखिए, जब हवा चलती है, लहर बनती है, तो फिर ये पन्ने उड़ जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। दिल्ली में कारगर नहीं हुआ, बिहार में नहीं हुआ, बंगाल में तो पता ही नहीं चला कि कहाँ गए पन्ना और कहाँ गए पन्ने के प्रमुख गए, तो वो एक अलग चीज हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस माहौल में, अब जैसे मानिए ममता बनर्जी की राजनीति है, क्या करेंगी क्या नहीं करेंगे, अखिलेश यादव क्या करेंगे कैसे करेंगे, मायावती जी क्या करेंगी, क्योंकि जरा सा ईडी और इनकम टैक्स की सक्रियता शुरू होती है, उनके बयान बदल जाते हैं। तो ये सारी चीजें भी हैं। अब उसको देखते हुए अब देखने वाली बात होगी हमारा जन पोल क्या कहता है आगे कुल मिला। लेकिन मुझे लग रहा है कि भाजपा के बिल्कुल जयशंकर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जरा आगे और देखते हैं कि आगे क्या कुछ है। पूर्वांचल में आप अभी हैं और अभी यूपी में स्थिति जो है वो आप देख रहे हैं कि बीजेपी यहां पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी लगभग 20 सीटों से, दोनों के बीच का अंतर देखें तो लगभग 20 सीटों का है। और ये अंतर 20 नहीं 10 सीटों का है, 10-11 सीटों का है। ये अंतर बहुत बड़ा अंतर तो नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी अगर
आगे देखा जाए तो शायद ये बड़ा अंतर हो जाए। सीधे पश्चिमी उत्तर प्रदेश चलेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वही जगह जहां किसानों का गढ़, किसानों के आंदोलन की का एपिसेंटर बना हुआ है इस वक्त। अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा परिस्थितियां जो हैं वो बिगड़ी हुई कही जा रही है बीजेपी की। और जबकि पिछली दफा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी काफी अच्छी स्थिति में थी। 136 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और उसमें से किसके खाते में कितनी सीटें आ रही हैं जरा फटाफट लेकर के आइए स्क्रीन पर और देखिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी 40 से 42 सीटें 136 में से, और 78 से 80 सीटें समाजवादी पार्टी को, बसपा को 5 से 7 सीटें, कांग्रेस को 6 से 8 सीटें और 2 से 4 सीटें यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं अन्य के खाते में, अदर्स के खाते में। तो दोनों के बीच का अंतर देखिए, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच का अंतर लगभग डबल का अंतर है। इधर 40 उधर 80, ये 40 सीटें आगे है यहां पर समाजवादी पार्टी एक तरफा। और ये फायदा दिखाई दे रहा है, इसमें हमने आरएलडी को जोड़ा है। ये भी आपको बता दूं कि आरएलडी यहां जुड़ी हुई है, और वहां जब पूर्वांचल की हम बात कर रहे थे, पूर्वी यूपी की, वहां सुभासपा जुड़ी हुई है। तो आरएलडी और सुभासपा के साथ में इस बार जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी का, और वो यहां साफ दिखाई दे रहा है उसका रिफ्लेक्शन कि समाजवादी पार्टी को इस गठबंधन का फायदा मिल रहा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जो कि चौथे नंबर पर रही, मात्र 7 सीटें आई थी, इस बार बेहतर करती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। और दोनों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दोनों जगह कांग्रेस दूसरे नंबर पर जाती हुई दिखाई दे रही है। अपने साथियों के बीच जाऊं, लेकिन उससे पहले मध्य यूपी को भी, उसके आंकड़े को भी ले लूं, और उसके बाद जरा चलेंगे अपने अन्य साथियों के बीच में। दिनेश जुयाल जी के पास चलूंगा, क्योंकि उत्तराखंड का जो एरिया है, खासकर तराई का पार्ट और उससे लगा हुआ उत्तर प्रदेश, ये तमाम जो क्षेत्र हैं वो भी कवर होते हैं। और ऐसे भी दिनेश जी उत्तर प्रदेश को बहुत नजदीक से देखे हैं, उनका कार्यक्षेत्र भी रहा है, उस हिसाब से भी जानूंगा। और प्रशांत टंडन जी, आपसे भी समझना चाहूंगा कि क्या कुछ है। लेकिन मध्य यूपी के भी आंकड़े लेकर आइए फटाफट, जिसमें जो अवध का प्रदेश है और मध्य यूपी में आप देखिए सीटें जो है मध्य यूपी में 81 हैं, जिसमें से 33 से 35 सीटें यहां पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी भी, पिछली दफा भी बीजेपी यहां आगे थी, इस बार भी आगे दिखाई दे रही है। और समाजवादी पार्टी 29 से 31 सीटों के साथ में दूसरे नंबर पर, बसपा यहां पर भी पिछड़ती हुई 2 से 4, और कांग्रेस से 9 से 11, जबकि आम आदमी पार्टी कुछ भी नहीं है, 3 से 5 ये। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य यूपी, पूर्वी यूपी, ये 3 आंकड़े, चौथा बुंदेलखंड है। इन 3 आंकड़ों के साथ अब सीधे दिनेश जुयाल जी आपके पास आना चाहूंगा। आंकड़े आपके सामने हैं, क्या कहेंगे? और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माफीनामा के बाद भी परिस्थितियां यहां पर बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जी राजीव जी, जो कृषि कानून का सबसे ज्यादा असर है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और रालोद में गठबंधन लगभग हो गया है। तो 36 सीटें इन लोगों ने तय कर ली हैं, 4 सीटों में बातचीत चल रही है, वो भी फाइनल हो जाएगा 1-2 दिन में। तो यहाँ पर ठीक ठाक माहौल है किसानों का, जो भाजपा से नाराज हैं, और वो जो पिछली बार जो मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद जो माहौल बने थे, उसको टिकैत ने और उनके आंदोलन ने काफी हद तक धो दिया है। तो भाजपा यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत असहज है। और अभी जो आपने आंकड़े दिखाए हैं, अगर इसमें और भी फेरबदल हो जाए आगे तक, तो आश्चर्य नहीं होगा। भाजपा यहाँ और माइनस आ सकती है, अगर यही फ्लेवर जो आज का फ्लेवर है वो बना रहा तो। सेंट्रल यूपी में ठीक है, वहां पर भाजपा के कई गण हैं जहां पर भाजपा थोड़ा बेहतर ठीक करेगा, अभी वो थोड़ा अपर हैंड उसका दिखाई दे रहा होगा। ईस्टर्न यूपी का तो अब वहां पर जयशंकर जी हैं, उन्होंने ठीक समझ लिया है चीजों को। और जयशंकर जी जो कह रहे थे, लेकिन उनकी बातों में एक चीज दिखाई दे रही है कि भाई जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, और जो जिस तरह से जो मिनिस्ट्री मीडिया और सोशल मीडिया को मैनेज किया जा रहा है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है और पड़ रहा है। तो एक तो उनके पास ये मीडिया मैनेजमेंट है, बहुत बढ़िया पकड़ है उनकी मीडिया और सोशल मीडिया पे, और दूसरा जो उनका बूथ मैनेजमेंट है, बूथ लेवल का मैनेजमेंट है। तो दोनों ही लेवल पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और उनका प्रचार तंत्र जो है वो किसको क्या बना देगा, ये कहने की बात है। और बड़ी बड़ी चीजें कह जाती है, आपने कहा भी
कि गृह मंत्री ऐसा बोलते, कुछ फर्क नहीं पड़ा इस देश की जनता को कि गृह मंत्री ऐसी बातें बोलते। प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, कहा नालंदा, कहा कुछ क्या क्या कुछ बोल देते हैं, तो बहुत फर्क नहीं पड़ता लोगों को। और उनको भारतीय जनता पार्टी की खास बात है कि वो नए नए नरेटिव करते हैं, नई नई चीजें बनाते रहते हैं, पैसा पल्ला उनके पास ठीक ठाक है ही है। वो फैक्टर अभी आगे आएंगे। अभी हमें जो डर लग रहा है इसमें, किसान कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद से कृषि कानूनों की, हमें ये डर यहाँ पर ये लग रहा है कि टिकैत साहब को ये पता नहीं कैसे फंसाते हैं। सबके निशाने पर टिकैत है इस समय। सोशल मीडिया में उनके खिलाफ अभियान शुरू हो गए हैं। आजकल आप देखेंगे तमाम व्हाट्सएप ग्रुप पे टिकैत को मतलब बिल्कुल बहुत खलनायक बना करके पेश किया जा रहा है कि यही है था। उनके तरह तरह के चरित्र बताए जाने शुरू हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के खेल भी अभी उनके पत्ते खुलने बाकी हैं। मोदी जी ने बड़ा दांव चल दिया है और वो ये भी देख रहे हैं कि ये दांव जिस रूप में चला उसका कोई फायदा तो नहीं होने वाला है, इसके आगे कुछ करना है। पहले ही सोचा होगा उन्होंने कि इसका अगर ऐसा होगा तो क्या सोचना है। तो अभी हमें उन चीजों वो सब नौटंकी देखने के तैयार रहना चाहिए। अभी काफी वक्त है चुनाव में, इतने देर में तो क्या से क्या हो जाएगा। तो बहरहाल जो जो आंकड़े आपने पेश किए वो कमोबेश ठीक है साहब, वैसे ही है यहाँ का माहौल। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। और ईस्टर्न यूपी का अगर ये सीन है तो ये कुछ अलग कहानी कहता है। सेंट्रल यूपी में ठीक है, बुंदेलखंड में भी आप दिखाएंगे क्या है, लेकिन फिलहाल ये आंकड़े ठीक हैं, हमें सही लग रहे हैं राजीव जी। प्रशांत टंडन जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले बुंदेलखंड के आंकड़े को मैं चाहूंगा कि बुंदेलखंड के आंकड़े को भी सामने ले आइए। चारों आंकड़े अपने बीच में रहेंगे। बुंदेलखंड में क्या कुछ होना है ये हम देखेंगे। कुल अभी आप देख रहे हैं कि बुंदेलखंड में 6 से 8 सीटें बुंदेलखंड में बीजेपी को और 7 से 9 सीटें। बुंदेलखंड पिछली दफा बिल्कुल स्वीप की स्थिति में थी, लेकिन वहां की स्थिति थी, लेकिन 19 सीटों में से 19 की 19 सीटें चली गई थी बीजेपी के खाते में। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल गई हैं। बुंदेलखंड में देखिए 6 से 8 सीटें बीजेपी और 7 से 9 सीटें यहां भी समाजवादी पार्टी लीड लेती हुई, और बसपा और कांग्रेस दोनों 1 और 3 अगर मीन निकालें दोनों का, तो 2-2 सीटों से बसपा और कांग्रेस एक दूसरे का साथ देते हुए नजर आ रही हैं। तो बुंदेलखंड में ये परिस्थितियां बनी हुई हैं कि यहां पर भी समाजवादी पार्टी लीड करते हुए, आप देखिए मध्य यूपी को छोड़ करके, चाहे वो पूर्वी यूपी हो, चाहे पश्चिमी यूपी हो, चाहे वो बुंदेलखंड हो, हर जगह समाजवादी पार्टी लीड करती हुई दिखाई दे रही है और उसका पीछा करती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। ये है सूरत हाल। सीधे अब प्रशांत टंडन जी आपके पास चारों और उसके बाद चलिए सीधा अब टोटल आंकड़ा भी ले आते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। टोटल आंकड़े देखिए, बीजेपी 147 से 155 सीटें, समाजवादी पार्टी 195 से 203 सीटें, और बसपा 12 से 20 सीटें, कांग्रेस 24 से 32 सीटें, अदर्स के खाते में 5 से 13 सीटें। ये आंकड़े आपके सामने हैं। 147 से 155 सीटों के साथ बिल्कुल आधे पर निपटती हुई, सिमटती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। समाजवादी पार्टी जो है बहुत करीब पहुंचती हुई, सरकार बनाने के बहुत करीब पहुंचती हुई, 202 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, और 203 सीटें या 195 से 203, 4 सीटें प्लस माइनस यहां पर है। उस आधार पर आप देखिए 4 सीटें प्लस माइनस, ये जब भी हम आंकड़े लेते हैं, जब भी सर्वे होता है, उसमें प्लस माइनस की गुंजाइश रहती है, वो गुंजाइश यहां भी दिखाई दे रही है। तो 4 सीटें प्लस माइनस है। बसपा चौथे नंबर की पार्टी बन रही है और कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी। क्या कांग्रेस और आगे जाएगी? क्या बीजेपी और आगे जाएगी? और क्या समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत पाएगी? यह बड़ा सवाल है। लेकिन इन आंकड़ों को देख करके पहली प्रतिक्रिया प्रशांत टंडन जी आपकी। देखिए, जो पिछले सर्वे के अगर हम देखें और कृषि कानूनों के परिछाई में ये चुनाव होने जा रहा है, किसानों का आंदोलन अभी तक जो संकेत है कि रहेगा, उसका जो नुकसान हो रहा है वो हमको दिखाई दे रहा है। नुकसान 2 जगह हो रहा है। एक तो बीजेपी अपना पोलराइजेशन का एजेंडा सामने नहीं ला पा रही है। कोशिश की इन्होंने कैराना को लाने की, लेकिन आप देखिए कि कैराना करने के बाद प्रधानमंत्री को घोषणा करनी पड़ी
कृषि कानून को वापस लेने की। यानी इसका मतलब इनका आकलन हुआ कि इन्होंने एक टेस्ट बलून छोड़ा कि ध्रुवीकरण कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और वो नहीं हुआ तो कृषि कानून वापस लिया। इन दोनों घटनाओं को आप देखिए जोड़कर। दूसरा राजीव जी, एक बड़ी घटना और जिसकी तरफ मैं इशारा करने जा रहा हूं, जो इन चुनावों के नतीजों से अगर ये इसके आसपास भी रहते हैं तो क्या होगा। एक बड़ा चुनाव और विधानसभा चुनावों के बाद होना है, वो चुनाव है भारत के राष्ट्रपति का। उन चुनावों में लोकसभा के और विधानसभाओं के सदस्य वोट देते हैं। जब पिछली बार कोविंद साहब बने थे बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में, तब शिवसेना भी बीजेपी के साथ थी, अकाली दल भी बीजेपी के साथ था, तमिलनाडु में एनडीए की सरकार थी। स्थितियां बदल चुकी हैं। आज की स्थिति में जो एमएलए की अगर आप गिनती करेंगे वोट की, तो आज की स्थिति में एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार के पास 49.5% वोट है, यानी 0.5 आधे % से पीछे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर ये रिजल्ट आएगा तो ये फासला बढ़ेगा। मोटे तौर पे अगर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त देश में 4033 एमएलए हैं, जिसमें एनडीए के पास 1761 एमएलए हैं। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इन बड़े राज्यों के वोट का वेटेज ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश के एक एमएलए का वेट जो है 208 वोट के बराबर है। महाराष्ट्र का 175 है, ऐसी तमिलनाडु 175 है। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव को रिफ्लेक्ट करेगा उत्तर प्रदेश का चुनाव, इसलिए बीजेपी को उतनी ही सीटें कम से कम लाना बहुत आवश्यक है, जो अब बहुत दूर की कौड़ी दिखाई दे रही है। तो केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं जा रहा है, इसका राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जी राजीव जी, बिल्कुल, राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अमलेंदु उपाध्याय जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को देख करके? क्या कुछ देख रहे हैं आप? पूरा चारों अलग अलग, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और मध्य उत्तर प्रदेश, इसके बाद आंकड़े आपके सामने हैं। बीजेपी 150 के लगभग 147 से 155 पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी की सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी पूर्ण रूपेण बहुमत तो अभी नहीं है, लेकिन बहुमत के बहुत करीब, और अगर आखिरी आंकड़ा देखें 203 तो बहुमत पार है। राजीव जी, अगर यही हमारा जो ओपिनियन पोल है, अगर ये परिणामों में बदल जाता है, जो आज की तारीख में मुझे लगता है ये परिणाम में बदल सकता है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में भी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, भले ही 203 विधायक समाजवादी पार्टी जीत के ले जाए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये 203 अकेले समाजवादी पार्टी के नहीं है, इसमें उनके एलाइज जो हैं उनके भी लोग हैं। और जो चीजें हम लोग दूसरी जगहों की बात कर रहे हैं, मतलब मैं ये जनता को दोष नहीं दे रहा हूं, जनता तो जिता के भेज रही है समाजवादी पार्टी को, ये जनता का दोष नहीं है। ये जो केंद्र में बैठे हुए लोग हैं, ये सब जो खेल करेंगे चुनाव के बाद, बहुत कुछ उस पर सरकार का बनना उस पर निर्भर करेगा। चुनाव में तो जनता हरा देगी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन सरकार जनता कहाँ बनाती है? सरकार तो जो केंद्र में बैठे हुए वो बनाएंगे, तो सरकार कैसे बनेगी, वो एक बड़ी दिक्कत चीज है। मुझे लगता है कि अब ये फासला और बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जाएगा और लड़ाई स्पष्ट होती जाएगी, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो नीचे भी जाएगा और उसके सामने दिक्कतें भी और पैदा हो जाएगी। जैसा प्रशांत जी भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने उस पिच पे लौटना चाहती थी, हिंदू मुसलमान जिन्ना पाकिस्तान, और बहुत कोशिश कर रही है। मतलब उसकी कोशिश वही है, चूंकि उसके पास और कुछ है नहीं इसके अलावा, लेकिन वो लौट नहीं पा रही है उस पर। और ये किसान आंदोलन जो लगातार उसको जो वहां पर रोक ले रहा है, इसीलिए जो दिनेश जी कह रहे थे कि राकेश टिकैत को जो निशाना बनाया जा रहा है, वो इसीलिए राकेश टिकैत को निशाना बनाया जा रहा है, ये बताने के लिए कि राकेश टिकैत जो है वो हिंदू विरोधी हो गया है और वो
मुसलमानों के साथ मिल गया है, ये बताने के लिए। तो ये जो है अब राकेश टिकैत को एक खलनायक बना के जो तैयार करने की जो रणनीति में काम हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अभी माहौल बिगाड़ने की जो सब कोशिशें सब की जा रही है, जो पहले ये खेल किया गया कि शायद यहाँ जाट और गुर्जर की लड़ाई करा दी जाएगी, उसमें वो दाव उल्टा पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए गुर्जर भी भारतीय जनता पार्टी से जबरदस्त तरीके से नाराज हो गया। प्रधानमंत्री जब जेवर पहुंचे तो जो गो बैक मोदी और गो बैक योगी सब जो ट्रेंड करता है वो सब गुर्जर ही कर रहे थे, तो वो इनके खिलाफ उल्टा हो गया। तो मतलब ये जो एकता को जो तोड़ना चाहते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसान एकता को, उसको तोड़ने में कहीं से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और ये एकता जब बनी रहती है तो ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुझे लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनको और ज्यादा नुकसान होगा। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ढंग से ध्यान दे ले, बात वही है कि ढंग से ध्यान देंगे कि नहीं देंगे। तो यहां कांग्रेस का ग्राफ जो है अच्छा जा सकता है और जो शहरी सीटें हैं उन पे कांग्रेस अच्छा यहां प्रदर्शन कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मत होगा, जो शहरों का मतदाता है, जो सपा और रालोद के गठबंधन को देना नहीं भी चाहेगा, तो वो कांग्रेस जो उसका ठिकाना हो सकती है और शहरी सीटों पर कांग्रेस यहाँ अच्छा प्रभाव कर सकती है, बशर्ते वो ढंग से काम कर ले और टिकट वितरण जो है वो ठीक ठाक तरीके से वहां कांग्रेस में हो जाए। तो ये मुझको लगता है। मैं फिर कहूंगा कि ये अभी जो चीजें काफी बदल सकती हैं। बीएसपी जिस तरीके से कमजोर हो रही है वो साफ दिख रहा है कि उसका रिफ्लेक्शन जो है हो रहा है। उसका फायदा बीएसपी कमजोर होने का किसको मिल रहा है, सपा को मिल रहा है कि कांग्रेस को मिल रहा है कि बीजेपी को मिल रहा है, ये भी बहुत कुछ जो है समीकरण जो है इस पर निर्भर करेगा। लेकिन आज की स्थिति में मुझे लगता है ठीक ठाक है और अखिलेश यादव को बहुत अभी मेहनत करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात जो है कि उनको अपने अब सोच समझ के, भले ही बहन जी की तरह कागज देख करके बोले और मोदी जी की तरह टेलीप्रॉम्प्टर जो लगा करके बोले, लेकिन अब जो है 3-4 महीना जो है वो बोले जरा बस संभल करके, बस इतनी मेहरबानी कर लें तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। राजीव जी, अखिलेश यादव को नसीहत कि या तो मायावती की तरह कागज पढ़ करके बोलें, कागज देखकर बोलें, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाषण देते हैं टेलीप्रॉम्प्टर पर, अगर बाएं देखते हैं दाएं देखते हैं तो समझ लीजिए कि वो पढ़ के भाषण दे रहे हैं, एक्सटेम्पो नहीं बोल रहे हैं। तो अखिलेश यादव को अमलिंदु उपाध्याय जी की तरफ से नसीहत ये है कि कम से कम आप भी कुछ तो कीजिए, लेकिन बोलने से पहले जुबान पर ये सोचिए कि जो बोलने जा रहे हैं वो क्या बोलने जा रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा और खासकर कैसे भाजपा लपकेगी। विपक्षी दल में प्रमुख रूप से आपके पीछे भाजपा लगी हुई है। दिनेश जोयाल जी, आखिरी कमेंट आपका इन पूरे आंकड़ों पर। चारों अलग अलग पार्ट में भी आपने देखा और साथ में अब पूरा जो है उत्तर प्रदेश का आपके सामने है। क्या कहते हैं ये आंकड़े और कहां आज की तारीख में किसानों का आंदोलन और तमाम अलग अलग चीजों को हमने सामने रखा है, उसके बाद और इसमें महंगाई बेरोजगारी ये भी है मुख्य रूप से। और जैसे अभी अमलिंदु उपाध्याय जी बता रहे थे तो बीएसपी से जो लोग टूट रहे हैं, भरोसा टूट रहा है, आपको बता दूं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कांग्रेस की तरफ। जी राजीव जी, आपका सर्वे ये नया वाला भी आ गया और भी लोग सर्वे कर रहे हैं और सब लोग भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मदद कर रहे हैं कि वो अपने मोर्चे ठीक ठाक कर लें। सब लोग डरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो डराने वाला चरित्र है। उनकी पॉलिटिक्स उसी पे होती है और वो उसका असर इतना है कि आप, हम और सारे पैनलिस्ट भी डरे डरे से हैं। हमारी बातें कुछ उस डर को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। हम गोवा की बात कर रहे थे तो हमारे मन में निकला कि नहीं यार तो लूट के फिर भी ले जाएंगे। मणिपुर की बात कर रहे थे तो लूट के ले जाएंगे। अभी अमरिंदर जी ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा हुआ तो फिर ये लूट के ले जाएंगे। तो इतना भयानक डर है। तो मुझे लगता है राजीव जी की जैसे गोवा की स्थितियां हैं, तो गोवा में अगर ममता जी ने वहां पर महुआ जी को लगाया है, लैंडर पेस को लगाया है और इधर वो एनसीपी वगैरह से कुछ खेल कर पाती हैं, आम आदमी पार्टी भी कुछ खेल कर लेती, कुछ जी पटोल लेती है, तो आज जो देश का माहौल है, पूरे देश का माहौल आज बहुत अलग है साहब। इतनी लंबी राजनीति हमने भी देख ली, तो इस माहौल में क्या वो भारतीय जनता पार्टी को अपने वोट टिका देंगे, उनके साथ खड़े हो जाएंगे? ठीक है, अजीत सिंह जी थे तो वो इधर उधर सब कर लेते थे, लेकिन आज की डेट में ये लोक दल की, जब रालोद की हम बात कर रहे हैं, क्या रालोद अपने 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 जो सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़े करने की हिम्मत कर पाएगी? ऐसा भी नहीं है।
जनता, इस बार जनता का मिजाज भी लोगों को सोचना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। तो लेकिन हाँ, हम डरे हुए हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी के जो डराने वाले मित्र हैं, उनका आईटी सेल से लेकर के उनका मीडिया तक, अब तो साफ साफ कहना पड़ेगा कि इस देश में दो मीडिया चलते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी का मीडिया चलता है, हर कुछ लोग और भी होते हैं थोड़ा बहुत जो मीडिया के नाम पर खड़े हैं, तो उनका इम्पैक्ट है। तो लेकिन मुझे लगता है कि चीजें बदलाव मांग रही है। इस देश में कुछ बदलाव की लहर हमें सब जगह से, पांचों जगहों से बदलाव की लहर दिख रही है। और अगर ऐसा है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। राजनीति में सबको मौका मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक विचारधारा है, उसके हिसाब से उन्होंने अपना राज करके देखा है, लोगों ने उसको देख लिया। तो जिस तरह से किसानों के साथ में व्यवहार हुआ, जिस तरह से महंगाई बढ़ी, जो पूरे देश की व्यवस्था जो उन्हें जिस तरह से वो चला सकते थे, उद्योगपतियों का भागने से, दुनिया भर की चीजें हमने देख ली हैं। तो इस माहौल में अगर जनता बदलाव चाहती है तो हम जनता के साथ खड़े हैं। हम तो पत्रकार हैं, जनता जिधर जाती है हम उधर उधर जनता के साथ में खड़े हैं। जो बेहतर है हम उसकी बात करेंगे। तो ये बदलाव का मूड है और होता है तो अच्छी बात है। जो आंकड़े हैं वो मुझे लगता है कि जनता के पक्ष में है। एक बदलाव की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र में बदलाव होते रहने चाहिए ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। जी राजेंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो दोस्तों 5 राज्यों का ओपिनियन पोल इस महीने का, और खासकर इसमें 19 तारीख के बाद यानी कि कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी उसके बाद का ओपिनियन पोल, और क्या कुछ कहता है आपके सामने स्क्रीन पर। उत्तराखंड की 70 सीटें, जिनमें से 26 से 28 सीटें बीजेपी को और 39 से 41 सीटें कांग्रेस को, यानी उत्तराखंड में कांग्रेस साफ मेजोरिटी के साथ में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। गोवा में 1 सीटों से या कुछ एक सीटों से, कह लें 2-3 सीटों से, अगर 18 माने तो 3 सीटें और 20 माने तो 1 सीट, या अगर दोनों का मीन 19 निकालें तब भी 2 सीटों से पिछड़ती हुई गोवा में कांग्रेस दिखाई दे रही है। मणिपुर में पूर्ण रूप से बहुमत में आती हुई दिखाई दे रही है।